हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 10 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रमुख हेडलाइंस को लिया जाएगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, यानी जो मेन हेडलाइंस होंगी, जैसे कि नेशनल पेज, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, बिजनेस और एडिटोरियल पेज। सभी पेजों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। हौसला और रुतबा बनाए रखो, जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे। ये बात सही है कि जिंदगी के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। कभी अच्छा वक्त आता है और तो कभी बुरा। आपको दोनों में हौसला बनाकर रखना है। हर समय अच्छा वक्त नहीं रहता और हर समय बुरा वक्त नहीं रहता। हो सकता है आपको असफलताएं ज़्यादा मिल रही हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब एक सफलता, सिर्फ एक सफलता उन सभी असफलताओं पर पानी फेर देती है। तो इसलिए हौसला और रुतबा दोनों बनाए रखिए। अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। पहली नेशनल न्यूज़ है हमारी, छात्रों के लिए अनिवार्य होगी उपस्थिति। नरम पड़ा चीन का रुख, सैनिक पीछे हटे हैं। और भारत में करीब 9,000 गंभीर मरीज हैं कोरोना वायरस के। सबसे पहले अपनी पहली न्यूज को देख लेते हैं। छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं होगी उपस्थिति। कोरोना संक्रमण के कारण उपजे माहौल में अभी स्कूलों को खुलने में वक्त लगेगा। तैयारी यह भी है कि स्कूल खुलने के बाद आने या न आने को लेकर छात्रों और अभिभावकों को छूट दी जाए। एक विचार यह है कि सिर्फ ऐसे बच्चों को ही स्कूल बुलाया जाए जो संसाधनों के अभाव में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनके पास मोबाइल, इंटरनेट और टीवी आदि नहीं है। जो छात्र घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं उन्हें ऑनलाइन ही पढ़ाया जाए। उन्हें स्कूल आने की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इससे स्कूलों में छात्रों की भीड़ नहीं जमा होगी। साथ ही शारीरिक दूरी के प्रावधानों का भी आसानी से पालन कराया जा सकेगा। बड़ी संख्या में अभिभावकों ने संक्रमण का खतरा टलने तक मंत्रालय को ऑनलाइन पढ़ाई कराने का ही सुझाव दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नरम पड़ा चीन का रुख और सैनिक लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच उपजे तनाव में कमी के संकेत मिलने लगे हैं। गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े कम से कम 3 स्थलों से चीन अपनी सेना को पीछे करने को तैयार हो गया है। कुछ स्थानों से चीन ने सैनिक पीछे कर भी लिए हैं। भारत की तरफ से सेना को पीछे करने का संकेत दिया गया है। यह सहमति पिछले शुक्रवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और शनिवार को सैन्य स्तरीय बातचीत की वजह से बनी है। अगले दौर की बातचीत बुधवार को मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच होगी। दोनों देशों के स्थानीय सैन्य कमांडरों को ऊपर से हालात सामान्य करने तथा तनाव को दूर करने का निर्देश मिला है। अभी जो भी कदम उठाए जाएंगे उन्हें आगामी सैन्य वार्ता के लिए विश्वास बहाली के तौर पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत में करीब 9,000 गंभीर मरीज। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले इस समय भारत के लिए चिंता का विषय बन गए हैं, लेकिन सुकून की बात यह है कि ज़्यादातर मामले हल्के हैं, यानी अभी तक सामने आई 2.5 लाख से ज़्यादा मरीजों में कोरोना संक्रमण का स्तर सामान्य से भी कम है। गंभीर मरीजों की संख्या 9,000 से कम है। वर्ल्डोमीटर और आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल मामलों में गंभीर मरीजों की संख्या 8,944 यानी लगभग 9,000 है। कुल मरीजों की संख्या की तुलना में यह संख्या 3.3% है। अब तक करीब 50 लाख लोगों के सैंपल की जांच की गई है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 90,787 हो गई है। मंगलवार को 2,259 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 3,290 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में भी 470 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में अब तक 21,044 संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसमें अहमदाबाद में ही 14,962 मरीज हैं। राज्य में अब तक 1,313 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 1,066 मौतें अहमदाबाद में हुई है। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, अमेरिका में फ्लॉयड को, यानी जॉर्ज फ्लॉयड, जो अश्वेत व्यक्ति जिनकी हत्या कर दी गई,
उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और मॉस्को में खत्म किया गया लॉकडाउन। पहली न्यूज है, अमेरिका के ह्यूस्टन शहर के एक चर्च में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड का शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उमड़ पड़े। मास्क और ग्लव्स में पहुंचे 5,000 से ज्यादा लोगों ने अमेरिकी फ्लॉयड के अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि दी। मिनीपोलिस में गत 25 मई को पुलिस हिरासत में फ्लॉयड की मौत हो गई थी। एक पुलिस अधिकारी द्वारा करीब 8 मिनट 46 सेकंड तक घुटने से उनकी गर्दन को दबाए जाने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद पूरे अमेरिका में कोरोना महामारी के बीच कई दिनों तक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई थी। इस हत्याकांड के विरोध में अब भी कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 46 वर्षीय फ्लॉयड के शव को अंतिम संस्कार के लिए शनिवार रात ह्यूस्टन लाया गया। नेक्स्ट है, मॉस्को में खत्म किया गया लॉकडाउन। बढ़ती कोरोना महामारी के बीच दुनिया के कई देशों में इस खतरनाक वायरस की रोकथाम के लिए लगाई गई तमाम पाबंदियों में ढील दी जा रही है। इसकी कवायद में रूस की राजधानी मॉस्को में भी 2 माह से ज्यादा समय के बाद लॉकडाउन में ढील दी गई है या खत्म किया गया है। इस शहर में रोजाना हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे थे। रूस में अब तक 4,85,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। 6,000 से अधिक पीड़ित दम तोड़ चुके हैं। रूसी अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि देश में बीते 24 घंटे के दौरान कुल 8,595 नए मामले सामने पाए गए हैं। इनमें 1,572 मामले मॉस्को से मिले हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 52,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में अब तक 40,883 पीड़ितों की मौत हुई है, जबकि 2,90,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में बीते 24 घंटे के दौरान 680 पीड़ितों की मौत हो गई है और यह संख्या बढ़कर 37,840 हो गई है। इस अवधि में 15,654 नए मामले पाए गए हैं। इसमें संक्रमित लोगों का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंच गया है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बिजनेस पेज पे आ गए हैं अब हम, और इसमें 3 न्यूज है हमारे लिए। पहला है, एमएसएमई को कर्ज वितरण में तेजी लाए बैंकों की प्रक्रिया व फॉर्म भी सरल करने का निर्देश इसके अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत में रोजगार को लेकर सकारात्मक रुख, क्योंकि उतनी यहाँ पर बेरोजगारी अभी नहीं आई है जितनी और देशों में है, और उद्योग और मजदूरों में होगा सीधा संवाद। सबसे पहले अपनी पहली न्यूज को देख लेते हैं। एमएसएमई को कर्ज वितरण में तेजी लाए बैंक, वित्त मंत्री। पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से एमएसएमई कर्ज में तेजी लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को खुद कर्ज आवंटन और भुगतान की समीक्षा की। इस पैकेज के तहत एमएसएमई सेक्टर को बिना किसी गिरवी के 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज वितरण का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन पिछले 10 दिनों के दौरान कर्ज को लेकर एमएसएमई के बीच उत्साह नहीं दिखने से वित्त मंत्री इस प्रक्रिया को बिल्कुल सरल बनाना चाहती हैं, ताकि उद्यमियों को कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल बैठक में कर्ज प्रक्रिया एवं फॉर्म को बिल्कुल सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट गाइडलाइन स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सरकार एमएसएमई कर्ज की 100% गारंटी लेगी। मंगलवार को वित्त सेवा विभाग की तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि ईसीएसजीएस के तहत 20,000 करोड़ रुपए के कर्ज का आवंटन किया जा चुका है। इस स्कीम के तहत 31 अक्टूबर तक कर्ज आवंटित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में रोजगार को लेकर सकारात्मक रुख। कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण करने के मकसद से लंबे समय तक लॉकडाउन का गहरा असर देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार के मौकों और कंपनियों की माली हालत पर हुआ है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां रोजगार को लेकर सकारात्मक सोच और परिदृश्य नजर आ रहे हैं। मैन पावर ग्रुप के एक सर्वे का कहना है कि दुनिया के 44 प्रमुख देशों में भारत उन 4 शीर्ष देशों में शामिल है जहां रोजगार को लेकर सकारात्मक रुझान बना हुआ है।
भारत के अलावा केवल जापान, चीन और ताइवान में रोजगार को लेकर सकारात्मक परिदृश्य है। इन देशों में जुलाई से सितंबर के बीच शुद्ध रोजगार की स्थिति क्रमशः 11%, 3% और 3% है। अनलॉक 1 के साथ देश में आर्थिक गतिविधि शुरू होने लगी है, लेकिन भविष्य पर नजर रखते हुए आगामी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में मात्र 5% कंपनियां नए कर्मचारी भर्ती करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट है उद्योग और मजदूरों में होगा सीधा संवाद। प्रवासी मजदूरों की मौजूदा समस्या प्रशिक्षण कामगारों के लिए नया अवसर साबित हो सकती है। पलायन के कारण प्रशिक्षण कामगारों की कमी से जूझ रहे उद्योग और रोजगार तलाश रहे कामगारों के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कौशल मिशन विकास मंत्रालय ने स्किल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर नाम से ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। फिलहाल इस पोर्टल का ट्रायल जारी है और उसके जल्द ही लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। कौशल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल इस पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को बेहतर रोजगार और उद्योगों को प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध कराना है। इस पोर्टल पर कोरोना के कारण पलायन करने वाले मजदूरों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना होगा। इसमें मजदूरों का काम करने का अनुभव, फील्ड और इस समय वे कहां रह रहे हैं जैसी जानकारियां शामिल होंगी। इससे उद्योग जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षित कामगारों का चयन कर सकते हैं। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं हमारे। पहला आर्टिकल है देश के नाम पर नई बहस, सांस्कृतिक बोध और मूल्य की दृष्टि से भी भारत नाम देश के लिए अधिक सार्थक है, लिहाजा देश को अब यही एक नाम दिया जाना चाहिए। देखिए जैसे बीच में अभी टॉपिक चल रहा था कि हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, इन सब से परे इस हमारे देश को सिर्फ एक नाम दिया जाए, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर निरंजन कुमार द्वारा। दूसरा आर्टिकल है साझा प्रयासों से बनेगा आत्मनिर्भर भारत। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र को भी इस महान यज्ञ में अपना योगदान देना होगा। और इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल लिखा है BSMPG कॉलेज रुड़की में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है देर से आया फैसला। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जितने भी प्रवासी मजदूर अभी राज्यों में रह गए हैं, किसी भी राज्य में, उन्हें 15 दिन के भीतर उनके प्रदेश यानी कि जहां वो रहते हैं वहां पर पहुंचा दिया जाए। तो ये एक फैसला देर से आया है, इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई कि देश का नाम इंडिया के बजाय केवल भारत किया जाना चाहिए। अदालत ने इस पर कोई फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मामले में सरकार के समक्ष आवेदन कर अपने तर्क प्रस्तुत करे। फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, परंतु इतना जरूर है कि इसने एक नई बहस अवश्य छेड़ दी है। वास्तव में किसी राष्ट्र का या क्षेत्र का नाम सामान्य नामकरण मात्र नहीं होता, बल्कि एक सांस्कृतिक विमर्श होता है। यह राजनीतिक समाजशास्त्र का ही हिस्सा होता है। इस मामले में याचिकाकर्ता की भावनाओं से भी इसी भाव का प्रकटीकरण हो रहा है। अपने देश के अतीत में तमाम नाम प्रचलित रहे हैं। इसे जम्बूद्वीप, भारत, भारतवर्ष, आर्यावर्त, आर्यनाडु, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया आदि नामों से पुकारा जाता है। हालांकि वर्तमान में केवल 3 नाम हैं, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। सबसे पहले इंडिया शब्द की था लेते हैं। यह ग्रीक भाषा से आया है। इसी से 4वीं शताब्दी पूर्व ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी के इस इंडस शब्द का प्रयोग किया, जो बाद में इंडिया बन गया। ग्रीक के यह 2वीं सदी में लैटिन में आया। यहां इसका व्यापक उपयोग 16वीं से 17वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा हुआ था। यानी यह शब्द पश्चिमी अथवा अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की देन है। इतिहासकार इयान जे बैरो ने अपने लेख फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया, नेमिंग चेंज इन चेंजिंग नेम्स में लिखा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश नक्शों में इंडिया शब्द प्रयोग होना शुरू हुआ। इंडिया को अपनाने से पता चलता है कि कैसे औपनिवेशिक नामकरण ने नजरियों में बदलाव किया है
और इस उपमहाद्वीप में को एक एकल परिसीमित और ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्र की समझ बनाने में मदद की है। इस प्रकार इंडिया शब्द में ब्रिटिश गुलामी की गंध छिपी है। वहीं इंडिया शब्द देश के किसान, मजदूरों या अन्य मेहनतकश लोगों को स्वयं से समाहित करता नहीं दिखता है। ये लोग अपनी माटी और संस्कृति के साथ गहराई से जुड़े हैं, जबकि इंडिया और इंडियन से हमें ऐसे वर्ग का बोध होता है जो शक्ल और सूरत में भले ही देश के लोग हों, लेकिन अपने व्यवहार और बोलचाल से वे पश्चिमी संस्कृति की फोटोकॉपी लगते हैं। सांस्कृतिक धरातल या अर्थवत्ता की दृष्टि से भी इंडिया शब्द से यह देश की मिट्टी से जुड़े किसी सांस्कृतिक बोध या अर्थवत्ता का परिचय नहीं मिलता है। दूसरा प्रचलित शब्द है हिंदुस्तान, जिसका उद्गम भी सिंधु नदी से ही हुआ है। ऐसे में यह अनायास नहीं था कि अब देश का संविधान बना तो उसके पहले ही अनुच्छेद 1 में कहा गया था कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होता है। एक तो यह 3 नामों में सर्वाधिक प्राचीन है। दुनिया में प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और महाभारत में इस भौगोलिक क्षेत्र के नाम के रूप में भारत या भारतवर्ष का उल्लेख है। हमारे संविधान आंदोलन का सबसे अधिक भावनात्मक नारा भी है। भारत माता की जय ही था और हमारे राष्ट्रगान में ही सिर्फ भारत माता का ही उल्लेख है। इतना ही नहीं, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं पूरब की असमिया, मणिपुर से लेकर पश्चिम की गुजराती, मराठी से लेकर दक्षिण की तमिल मलयालम तक के देश इस देश को भारत, भारोत, भारता या भारतम आदि नाम से जाना जाता है। निसंदेह सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक किसी भी धरातल पर भारत का सर्वाधिक उपयुक्त है। कितना अच्छा होगा यदि हम अपने देश को सिर्फ भारत पुकारें। नेक्स्ट आर्टिकल है साझा प्रयासों से बनेगा आत्मनिर्भर भारत। लॉकडाउन के बाद अनलॉक के पहले चरण में जिंदगी पटरी पर लौटने का प्रयत्न कर रही है। ऐसे समय में मोदी सरकार का फोकस घरेलू बाजार पर होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। इसके लिए वोकल फॉर लोकल के साथ आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई है। आत्मनिर्भर भारत की बात कोई नई नहीं है। वास्तव में यह विचार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा पर ही नया रूप है। गांधी जी हमेशा गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात करते थे। आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य है दुनिया के साथ जुड़े रहते हुए आर्थिक विकास के साथ अपने लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारना और भारत के भविष्य का पुनर्निर्माण करना। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के साथ साथ संस्थागत सुधारों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। हमें गांवों को एक यूनिट मानकर उनके विकास के लिए नई आर्थिक नीतियां बनानी होगी। इसके लिए विकास का प्रवाह ऊपरी स्तर से निचले स्तर यानी टॉप टू बॉटम की ओर होने के बजाय निचले स्तर से ऊपरी स्तर यानी बॉटम टू टॉप की ओर होना चाहिए, क्योंकि भारत कई विविधताओं वाला देश है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार एक श्रम शक्ति के बीच तालमेल स्थापित करने के बजाय ऑनलाइन ग्रामीण शहरी रोजगार सूचना केंद्र बनाया जाना चाहिए। यदि इन ग्रामीणों एवं छोटे शहरों के युवाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार गांव में ही प्रशिक्षण सुविधाएं मिल जाएं एवं स्थानीय लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों में रोजगार की राह खुल जाए तो केवल बेरोजगारों की समस्या का हल ही नहीं हो निकलेगा, अपितु पलायन की समस्या भी सुलझेगी। कौशल विकास योजना द्वारा युवाओं को स्थानीय जरूरतों के आधार पर प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जानी चाहिए। इसमें परंपरागत शिक्षा पद्धति में भी परिवर्तन आएगा जो प्रति वर्ष बड़ी तादाद में बेरोजगारों की भीड़ तैयार कर रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है देर से आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कोई विशेष मूल्य महत्व नहीं है कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के अंदर उनके घर भेजा जाए। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब आया जब घर लौटने के इच्छुक करीब करीब सभी कामगार अपने गांव को लौट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस आशय की खबरों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि उनमें से कई कामगार अब अपने कार्यस्थलों को वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह उसे इससे भी परिचित होना चाहिए कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में ट्रेनों की उपलब्धता कोई बड़ी समस्या नहीं रही है। रेलवे की ओर से तो बार बार
यही कहा गया कि राज्य सरकारें बताएं कि उन्हें कामगारों को घर भेजने के लिए कितनी ट्रेनें चाहिए। उसकी ऐसी अपील के बावजूद कई राज्य सरकारों ने सहयोग का परिचय देने से इनकार किया। वास्तव में इसके चलते ही प्रवासी मजदूरों को तमाम परेशानियों से दो चार होना पड़ा। यह अच्छा नहीं हुआ कि जब लाखों कामगार विषम परिस्थितियों में दो चार हो रहे थे और यहाँ तक कि असहाय निरुपाय होकर पैदल अपने गांव घर लौटने को मजबूर थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक सक्रियता का परिचय नहीं दिया। यदि उसने तभी हस्तक्षेप किया होता तो शायद यह उन राज्य सरकारों को जवाबदेह बनाने में आसानी होती जिन्होंने अन्य राज्यों के कामगारों की ना तो देखभाल की और ना ही इसकी परवाह की कि वे अपने घर कैसे लौटेंगे। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में आज हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली है कि कोरोना सब्स्टिट्यूट को मिली मंजूरी। अब ये क्या है हम डिटेल से जानेंगे। और T20 विश्व कप पर के भविष्य पर आज फैसला होगा। पहली न्यूज़ देख लेते हैं। कोरोना सब्स्टिट्यूट को मिली मंजूरी। कोरोना महामारी ने खेलों पर गहरा असर डाला है। क्रिकेट पर भी इसका असर देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की क्रिकेट समिति ने लगने वाले प्रतिबंध जैसे बॉल पर जो खिलाड़ी लार लगा के रखते थे या फिर अंपायर को अपना कैप और टॉवल देते थे, इन सब पर शायद अब पाबंदियां लग जाएंगी। आईसीसी की ओर से कहा गया है कि टेस्ट क्रिकेट में यदि किसी खिलाड़ी में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं तो उसकी जगह किसी और खिलाड़ी को उतारा जा सकता है। इसके अलावा गेंद पर बार बार लार के उपयोग के लिए 5 रन का जुर्माना भी लगाया जाएगा। भारत के पूर्व दिग्गज गेंदबाज अनिल कुंबले की अगुवाई वाली आईसीसी क्रिकेट समिति ने हाल ही में कई सिफारिशें की थी, जिसके आधार पर आईसीसी की मुख्य कार्यकारी समिति ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है T20 विश्व कप के भविष्य पर फैसला आज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बुधवार को होने वाली बोर्ड सदस्यों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया में इस साल होने वाले T20 विश्व कप के भविष्य को लेकर गतिरोध दूर होने की उम्मीद है। इस बैठक में अगले चेयरमैन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की जा सकती है। बोर्ड के सदस्य इस समय ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप को लेकर कोई ठोस फैसला कर सकते हैं, जिस पर कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के आग्रह पर 2021 के बजाय 2022 में मेजबानी करने पर सहमत हो जाएगा? इस सवाल के जवाब में बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा कि पहले आईसीसी को घोषणा करने दो कि उनका इस साल के विश्व कप को लेकर क्या इरादा है। इस साल के टूर्नामेंट को लेकर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। तो ये आज का यानी 10 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।